जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है कक्षा 6 का पृथ्वी और हमारा जीवन ये किताब को पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा 6 की इस किताब का जो कक्षा 6 की है पृथ्वी और हमारा जीवन, इसका हम लोग पहला पाठ हमारा सौर मंडल आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग भी पेंसिल निकाल लीजिए और जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं ठीक उसी तरीके से आप भी साथ साथ पढ़ते चलिए। इससे क्या होगा कि आपका अच्छे से अभ्यास हो जाएगा और इसके अंत में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे और किस तरीके से प्रश्नोत्तर लिखने हैं और किस तरीके से नोट्स बनाया जाता है ये हम लोग जानेंगे। और ठीक उसी तरीके से आप भी अपने नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तैयार हो जाइए, अपनी बुक निकाल लीजिए और साथ में एक पेंसिल ले लीजिए और हमारे साथ साथ दोहराते जाइए। हमारा सौर मंडल। रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं। इनमें चंद्रमा एवं तारे शामिल होते हैं। नगरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या है, इन्हें क्या कहते हैं। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। पृथ्वी से आकाश में जो आकृतियां दिखाई देती हैं इन सभी आकृतियों को क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। याद रखिएगा, रात में जब हम देखते हैं ना तो हमें जो चमकदार तारे, आसमान में जो तारे हैं, चंद्रमा हैं, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल हैं। आइए विचार करें। चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? कभी आपने सोचा है कि दिन में ये सब चीज़ें सूर्य के अतिरिक्त क्यों नहीं दिखाई देते हैं? भाई, सूर्य का प्रकाश होता है बहुत ज़्यादा, तो उतने ज़्यादा प्रकाश की वजह से इन जो अन्य आकाशीय पिंड होते हैं, जो खगोलीय पिंड होते हैं, जो आकाश में दिखाई पड़ते हैं, वो सूर्य की रोशनी की वजह से नहीं दिखाई देते। कभी कभी प्रातःकाल या सायंकाल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है? इसका क्या कारण है? सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश। देखो, तेज प्रकाश की वजह से दिन में हमें तारे दिखाई नहीं देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं चले जाते हैं, वो कहीं चले नहीं जाते, वो तो अपनी जगह पर ही रहते हैं। लेकिन सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते। रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। मतलब तारों में अपना खुद का प्रकाश होता है और ऊष्मा होती है। और आकाश में कितने तारे हैं? अरबों तारे हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते। कभी आपने ऊपर देखा होगा तो बहुत सारे तारे हमें दिखाई पड़ते हैं। बहुत से तारे हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी के नहीं देख सकते। दूरदर्शी वो होते हैं जिनसे दूर की चीज़ें देखी जाती हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। भाई, सूरज जो है ना हमारा, वो पृथ्वी के सबसे निकट होता है। आइए विचार करते हैं। आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं। पता है, जो सूरज हमको सबसे बड़ा दिखाई देता है, इससे भी बड़े बहुत सारे तारे हैं। जैसे सूरज एक तारा है, ये सारे तारे भी सूरज से भी बड़े हैं। बहुत सारे इनमें से ऐसे हैं जो सूरज से बड़े हैं, लेकिन क्या है कि वो हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं, इसलिए वो हमसे छोटे दिखाई देते हैं। परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे एवं कम प्रकाशवान दिखाई देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? आप नज़दीक के किसी वृक्ष को देखें, तत्पश्चात उसी या उससे बड़े आकार के किसी दूर के वृक्ष को देखें। देखने के बाद तुलना करें। दूर का वृक्ष
समान या बड़े आकार का होने पर भी हमें दूरी के कारण छोटा दिखाई देता है। इसी प्रकार ऊंचे उड़ते हवाई जहाज एवं पक्षियों के छोटा दिखने पर भी विचार करें। देखिए, जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं वो बड़ी भले ही बनी रहें, लेकिन हमें दिखाई कैसी देती हैं? छोटी दिखाई देती हैं। लेकिन पास की वस्तुएं हमें बड़ी दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा, जैसे हवाई जहाज उड़ रहा होता है तो जब वो पास में होता है तो बड़ा दिखाई देता है, और जब वो दूर चला जाता है तो कैसा दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है ना। तो इसी तरीके से सूरज हमारे पास है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। लेकिन बहुत से तारे ऐसे हैं जो सूरज से बड़े हैं, लेकिन वो हमसे दूर होने के कारण हमें छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है। रात्रि के समय आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। रात में जो बहुत सारी आकृतियां दिखाई देती हैं तारों के समूह द्वारा, कई कई आप ध्यान से देखिए तो आकृतियां दिखाई देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है। खगोलविदों के अनुसार, खगोलविद कौन होते हैं? जो तारों का अध्ययन करते हैं, सूरज का अध्ययन करते हैं, और जो अंतरिक्ष में बहुत सारी चीज़ें जो रात को हमें दिखाई देती हैं उनका वो अध्ययन करते हैं, उनको हम लोग खगोलविद कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं: ओरियन, अर्सा मेजर, बिग बियर, ओरियन अर्सा मेजर जिसको बिग बियर कहते हैं, कैनिस मेजर जिसको ग्रेट डॉग कहते हैं, एवं स्मॉल बियर जिसको हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं। प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। देखिए, उत्तर दिशा की जानकारी अगर हमें लगानी है तो किसकी सहायता से निकाल लेते हैं? सप्तऋषि और ध्रुव तारे की सहायता से। आपने देखा भी होगा कि ध्रुव तारे, देखिए जैसे ये चित्र में दिखाई दे रहा है, सप्तऋषि मंडल के 2 तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। आपने अपनी दादी माँ से ध्रुव तारे की कहानी जरूर सुनी होगी। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में सदैव स्थिर दिखता है। जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा कहाँ दिखाई देता है? उत्तर दिशा की ओर, है ना। चलिए सौर मंडल, हम लोग बात करते हैं सौर मंडल की। सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर मंडल भी कहते हैं, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों के समूह को सौर परिवार कहते हैं। सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों के समूह को सौर परिवार कहते हैं। भाई, जो सौर मंडल है वो काहे से मिलकर बना है? सूरज है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, ये सारे जो ग्रह और उपग्रह हैं सूर्य के चारों ओर, इन सबसे मिलकर जो बना हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। देखिए, ये चित्र आपको सौर मंडल का दिखाया जा रहा है। देखिए, ये सौर मंडल दिख रहा है। ये देखिए, केंद्र में सूर्य है, फिर उसके दूर दूर तक जाते हुए ये ग्रह हैं। हमने आपको होमवर्क में सौर मंडल का चित्र एक बड़े से चार्ट पे बनाने के लिए दिया था। उम्मीद है आप लोग बना के लाएंगे। अब ये लोग बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? हाइड्रोजन होती है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन के साथ साथ एक और गैस पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हीलियम। यानी कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं, और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। यह बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। पता है, सूरज सबको जो है प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है, जितने भी ग्रह हैं, और प्रकाश को पृथ्वी तक आने में पता है कितना समय लगता है?
8 मिनट और 19 सेकेंड। और पृथ्वी से दूरी सूरज की पता है कितनी है? ये पृथ्वी से लगभग सूरज की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब हम लोग बात करते हैं सूर्य तो केंद्र हो गया हमारे जो सौर मंडल है हमारा, उसका केंद्र कौन हो गया? सूर्य। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रहों की। जैसे ये ग्रह प्लैनेट, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। जो आकाशीय पिंड अपने तारों के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। जैसे सूरज एक तारा है और इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, ये केंद्र है, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। देखिए सूरज में तो अपना खुद का प्रकाश है और ऊष्मा है, लेकिन उसके चारों जो चक्कर लगाते हैं जैसे हमारा पृथ्वी है, इनमें ना तो स्वयं का प्रकाश होता है और ना ही ऊष्मा होती है। ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटते हों। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार इनका क्रम है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। क्रम से कौन कौन से हैं? बुध को हम लोग मरकरी कहते हैं, शुक्र है जिसको हम वीनस कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं इंग्लिश में, मंगल को मार्स कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न और अरुण को यूरेनस और वरुण को हम लोग नेपच्यून कहते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है एवं सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ये जो ग्रह होते हैं जो अपनी धुरी पर घूमते हैं, धुरी पर घूमने का, जैसे लट्टू नाचता है, लट्टू को नचाया है, उसको हम लोग कहते हैं परिभ्रमण। तो अपनी धुरी पर ठीक ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे अपनी जगह पे नाचते हैं, ऐसे ऐसे जैसे लट्टू नाचता है, और साथ साथ इस तरीके से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण। और अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपनी पृथ्वी की। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का तीसरा ग्रह है। समझे? जो दूरी है उसके आधार पर ये तीसरे नंबर पे आता है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यानी जितने भी ग्रह सूरज के हैं उनमें सबसे बड़ा जो 5वें नंबर पर ग्रह आता है उसको हम पृथ्वी कहते हैं। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। इसलिए इसके आकार को भू-आव क्या कहते हैं? भू-आव कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। इसलिए इसे हरित ग्रह कहते हैं। हरित ग्रह किसको कहते हैं? अपनी पृथ्वी को क्या कहते हैं? हरित ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है। अगर हम पृथ्वी से बाहर निकल जाएं और ऊपर जाके देखें तो इनमें कैसे कलर की दिखाई देगी? ब्लू कलर की। इसीलिए इसे कैसा कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नीला ग्रह कौन सा है, तो हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी नीला ग्रह है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इसको भी जाने। खगोलविदों के अनुसार, अभी हमने बताया था, जो मतलब अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं, तारों का अध्ययन करते हैं, उनको क्या कहते हैं? खगोलविद कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौरमंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों आदि आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई पड़ता है। अब हम लोग बात करें उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? देखिए, एक तो सूर्य हो गया जो केंद्र हो गया, और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अब कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए, जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उनको क्या कहते हैं? उपग्रह। पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं।
अब देखिए, यह जो है सौरमंडल के ग्रहों की एक टेबल दी गई है, तालिका दी गई है। इससे बहुत सारी चीज़ें हमें पता लग सकती हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिए है, सौरमंडल के ग्रहों के नाम, कौन कौन से ग्रह हैं। ठीक है, अब उन ग्रहों का रंग कैसा है, अब सूर्य से दूरी कितनी है, ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर में है, व्यास जानते हैं? चलो हम लोग जब मिलेंगे तब बताएंगे। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय कितना है, और सूर्य की परिक्रमा का समय कितना है, और उपग्रहों की संख्या कितनी है। जैसे पहला ग्रह है बुध। ठीक है, बुध का रंग कैसा होता है, भूरा, और सूर्य से कितना दूर है, 5.8 करोड़ किलोमीटर, और इसका व्यास कितना है, 4878 किलोमीटर। यह अपने अक्ष पर कितने दिन में चक्कर लगाता है, 58 दिन में चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी एक दिन में चक्कर लगाती है, ऐसे ये कितने दिन में लगाता है, 58 दिन में लगाता है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा ये 88 दिन में करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है, 365 दिन में। और इसके कितने उपग्रह हैं, एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को हम पीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये 10.8 करोड़ किलोमीटर दूर है, दूसरे नंबर पे आता है। फिर इसका व्यास 12,104 किलोमीटर है। ये अपनी धुरी पर कितने, इसका दिन पता है कितने कितने दिन का होता है, 243 दिन में ये चक्कर लगाता है। ठीक है, और सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में करता है। इसके भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी को नीला ग्रह, नीला या हरा ग्रह कहते हैं। ये 24 घंटे में चक्कर लगाती है। मंगल लाल और भूरा होता है, बृहस्पति गुलाबी रंग का, शनि सुनहरा पीला। ठीक है, और इसके बाद अरुण जो है आसमानी होता है, वरुण गहरा आसमानी होता है। तो इस टेबल से देख के हम बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चंद्रमा की। दिख रहा होगा ये चंद्रमा आपको। हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है, सबसे निकट होता है। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिक्रमण एवं परिभ्रमण करते। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण एवं परिक्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। ठीक है, अरुण के उपग्रह भी उसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। अब बात करते हैं उल्कापिंड व उल्काश्म की। धूल के गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं तथा तेजी से पृथ्वी की ओर जलते हुए बढ़ते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। प्रायः ये छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उल्काश्म कहा जाता है। कभी कभी ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते हैं तथा इनका कुछ अवशिष्ट भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है। इसी अवशिष्ट पिंड को उल्कापिंड कहा जाता है। अब करते हैं पुच्छल तारे, कॉमेट्स की बात। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस से बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा ही
बाहर की तरफ होती है जो हमें चमकती दिखाई देती है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य की ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते नहीं हैं, ऐसा कैसे संभव होगा? आइए करके देखें। विद्यालय परिसर में एक बच्चा सूर्य बनकर खड़ा हो जाए, जैसे ये सूर्य बनकर खड़ा हो गया। सौरमंडल के चित्र में दिखाए गए विभिन्न ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार मार्गों के अनुसार जमीन पर लकड़ी, चूना या चाक की सहायता से निशान बना लें। ये इस तरीके, जैसे एक लड़का ये खड़ा हो गया, उसके चारों ओर ये हमने निशान बना दिए, ये घेरे बना दिए, घेरे दिख रहे हैं, ये दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। अब 8 बच्चे क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरीके से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण हैं, और इस तरीके से बनकर यहाँ पर खड़े हो जाएं। अब अलग अलग दीर्घवृत्त पर मार्ग पर खड़े हो जाएं और अपने निर्धारित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर घूमने लगें। कितनी भी देर तथा किसी भी गति से आप चलते रहें, कभी भी आपस में टकराएंगे नहीं। देखिए ये सूर्य है और इसके चारों ओर ये चक्कर लगा रहा, दूसरा लड़का ये है, तीसरा लड़का ये है, चौथा, फिर ये 5वां है, फिर ये 6वां है, फिर ये 7वां है, फिर 8वां है। क्या ये आपस में कभी टकराएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके सभी के मार्ग कैसे हैं? अलग अलग मार्ग हैं। अलग अलग मार्ग होने की वजह से ये आपस में नहीं टकराएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कुइपर मेखला या कुइपर बेल्ट की। यह वरुण के पार सौर मंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी डिस्क के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं। इनमें कई बर्फ के से बने होते हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसे मेखला में स्थित है। अब इसे भी जान लेते हैं। हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे। यम, प्लूटो 9वां ग्रह था। यह वरुण की कक्षा का अतिक्रमण करता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। जो दूसरे के रास्ते में व्यवधान डालते हैं उनको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाता है। इसी के आधार पर यम को यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। अब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड। जो ऊपर की तरफ देखते हैं ये सब ब्रह्मांड है, हम सब भी ब्रह्मांड के हिस्से हैं। अपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पथ को देखा है। यह करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी, आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, इसको याद रखिएगा। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार तस्तरी, सर्पिकल डिस्क की तरह होता है। इसका आकार सर्पिलाकार तस्तरी जैसा होता है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का भाग है। इस प्रकार की करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्या आपने विचार किया है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई? आइए जानते हैं। उससे पहले हम इसको भी जान लेते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? यह दूरी नापने की इकाई है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो उसे किलोमीटर में नापते हैं, इसी प्रकार ग्रहों के बीच की दूरी जो प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी बहुत बड़ी दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष में नापते हैं। यह दूरी नापने की इकाई है। प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसकी माप लगभग 946 खरब किलोमीटर होती है। तारों के मध्य दूरी, आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगाओं के मध्य दूरी आदि दूरियां मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी खगोलीय दूरियां नापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का मात्रक यूज करते हैं। हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे? 1 लाख वर्ष। सूर्य, अब देखो रोशनी कितनी तेज चलती है, फिर भी 1 लाख वर्षों में हम लोग एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच पाएंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग। आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण उसमें अचानक विस्फोट हुआ।
इस विस्फोट को ही क्या कहा जाता है? बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का स्थायित्व बना रहता है। चलिए थोड़ा सा ऊपर नज़र डाल देते हैं क्या दिया गया है। सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में कितने वर्ष लग जाएंगे? 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। प्रकाश को आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1,00,000 वर्ष लग जाएंगे। यानी यहाँ से यहाँ पहुंचने में 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे और यहाँ एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में कितने वर्ष लग जाएंगे? 1,00,000 वर्ष लग जाएंगे। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और फिर भी सौरमंडल पार करने में उसे 24 घंटे लग जाते हैं। चलिए, हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में यह आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंड और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्रग्रहों, उच्छल तारों आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। अब हम लोग बात करते हैं ब्लैक होल की, कृष्ण विवर की। ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर स्थित रहता है, अर्थात इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव के आकर्षण से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाता, इसलिए यह दिखाई भी नहीं देता। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसलिए इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका चैप्टर हमने लोगों ने एक बार पढ़ लिया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार और पढ़िए। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए। धन्यवाद।